तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये बात करने वाले हैं हम लोग बर्लिन की दीवार के बारे में। देखिए बर्लिन का दीवार एक ऐसा दीवार था जो कलंक था बर्लिन के लोगों के लिए, क्योंकि इस दीवार ने बर्लिन को दो मुख्य भागों में बांट दिया था, जहां एक पश्चिमी और एक पूर्वी क्षेत्र था। इस दीवार का बनाने का क्या कारण था और किस कारण इस दीवार ने एक देश के अंदर 30 सालों तक त्राहिमाम मचाया, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो इसके खत्म होने के बाद ही बर्लिन का जो क्षेत्र था, खास करके जर्मनी के क्षेत्र पर 4 देशों का कब्जा होता है, जिसे वो समान भाग में 4 भागों में बांट लेते हैं, जिसमें सबसे पहले यूएसएसआर जो सोवियत संघ था, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन और अंत में अमेरिका को ये चारों भाग मिलते हैं। किंतु इसका जो मुख्य केंद्र रहता है वो बर्लिन रहता है, क्योंकि जर्मनी का उस समय का राजधानी जो था वो बर्लिन था। और बर्लिन को भी इसी तरह बांटा जाता है, जहां बर्लिन का एक क्षेत्र पूर्वी बर्लिन होता है और दूसरा क्षेत्र पश्चिमी बर्लिन होता है। देखिए इस चीज को आप जान लीजिए, एक क्षेत्र पूर्वी बर्लिन और दूसरा पश्चिमी बर्लिन। और पूर्वी बर्लिन में जितने भी लोग होते थे वो बहुत गरीब थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, वे दैनिक मजदूरी करते थे और अपना दिनचर्या चलाते थे। लेकिन इन्हें काम करने के लिए और अपना रोजगार करने के लिए पश्चिमी बर्लिन में जाना पड़ता था। पश्चिमी बर्लिन के लोग जो थे वो बहुत अमीर थे और वहाँ का जो क्षेत्र था काफ़ी डेवलप था पूर्वी बर्लिन के हिसाब से, क्योंकि पश्चिमी बर्लिन में ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी, अमीर लोग रहते थे, अमीर वर्ग रहता था। इसी कारण पूर्वी क्षेत्र वाले लोगों को रोजगार और अन्य सुविधाओं के लिए पश्चिमी क्षेत्र में जाना पड़ता था। और इसी के कारण 1949 से लेकर 1961 तक के बीच में 25 लाख लोग जो थे वो पूर्वी बर्लिन को छोड़ करके पश्चिमी बर्लिन में जाकर बस गए थे। और इसके कारण लगातार पूर्वी बर्लिन में जो सिचुएशन था जनसंख्या का वो खत्म हो रहा था। और इससे बचने के लिए पश्चिमी बर्लिन ने यह उपाय निकाला कि जब तक यहाँ दीवार नहीं दिया जाएगा या कुछ ऐसा रुकावट नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा कि पश्चिमी बर्लिन में रोजगार के साधन खत्म हो जाएंगे और वहाँ लोगों की जो आवाजाही हो रही है इससे पश्चिमी बर्लिन तबाह हो जाएगा। क्योंकि जितने भी लोग पूर्वी बर्लिन से काम करने जाते थे वो अधिकतर वापस पूर्वी बर्लिन नहीं आते थे, वो पश्चिमी बर्लिन में ही रहते थे, वहीं बस जाते थे, अपने घर वहीं बना लेते थे, जिससे पश्चिमी बर्लिन पे लगातार बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही थी। और इसी से बचने के लिए वहाँ की सरकार और सोवियत संघ ने यह निश्चय किया कि वो लोग दोनों मिल करके एक ऐसा दीवार बनाएंगे जिससे ये दोनों देश जो होगा वो अलग हो जाएगा। देखिए पश्चिमी बर्लिन में अधिकतर आधिपत्य जो था वो अमेरिका का था और इसीलिए अमेरिकी सेना ने वहाँ पर अपना कई सारे बेस बनाए थे। और जैसे ही उन्हें इस बात की भनक लगी कि उनके क्षेत्र में पूर्वी बर्लिन अर्थात सोवियत संघ के खेमे वाला जो बर्लिन था उस क्षेत्र का लोग आना जाना कर रहा है, वहाँ बस रहा है और घुसपैठ कर रहा है, तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत ही रातों रात वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों, कांटे से बने झाड़ियाँ और बांसों से बना हुआ, लकड़ियों से बना हुआ एक दीवार तैयार कर दिया तथा वहां पर कई सारे चेक पोस्ट बनाए गए। इन चेक पोस्टों की संख्या 3 थी, लेकिन धीरे धीरे इस दीवार को कंक्रीट और बहुत मजबूत बोल सकते हैं दीवार के रूप में बनाया गया, जिसमें 3 चेक पोस्ट तो थे ही साथ ऑटोमेटिक गन, कई प्रकार के बंदूक और कई प्रकार के बोल सकते हैं सेना को वहां तैनात कर दिया गया, जिनका पूरा वर्क था कि वो उस क्षेत्र की देखरेख करेंगे जहां पर बर्लिन का चेक पोस्ट आता था। अगर कोई दीवार को पार कर रहा है और पकड़ा गया तो उन पर बहुत कड़ा कानून होता था। इस दीवार के ऊपर कांटेदार लोहे की छड़ होती थी और बहुत सारे कांटेदार झाड़ियां जैसे बोल सकते हैं तार लगाए गए थे, जिसमें 24 घंटा हाई वोल्टेज करंट दौड़ता रहता था और कोई व्यक्ति अगर इसे पार करने का प्रयास करता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। जब दीवार का निर्माण हुआ उसके बाद लगभग 5000 लोग जो थे 1961 तक पार होने का प्रयास किया, जिसमें 150 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु इस कारण से हो गई। देखिए यह दीवार जो था इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में दोनों देशों को टुकड़े करने के लिए बनाया गया था। इस दीवार की जो लंबाई थी वो लगभग 155 किलोमीटर की थी और इसका जो ऊंचाई था वो 3.5 मीटर का था। यह दीवार जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हुआ था, क्योंकि जहां पश्चिमी क्षेत्र को अमेरिका सपोर्ट करता था वहीं पूर्वी क्षेत्र को सोवियत संघ अपने खेमे में लाया था। और इन दोनों देशों ने, खास करके अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों देशों ने पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को अलग अलग देश बना दिया था, अलग अलग देश के रूप में घोषित किया था।
देखिए अमेरिका के खेमे में जो पश्चिमी जर्मनी था, अमेरिका ने इसका क्या किया, इसे एक देश का दर्जा दिलवा दिया। इसलिए 23 मई 1949 को अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का दर्जा दिया, अर्थात FRG देश के रूप में इसे मान्यता दे दी। और इसे देखते हुए 7 अक्टूबर 1949 को सोवियत संघ ने भी पूर्वी जर्मनी को एक देश का दर्जा दिया, जिसका नाम था जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इसे हम शॉर्ट में GDR कह सकते हैं। इस तरह दोनों देशों के बीच तनातनी बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन ये जो टकराव था ये वहाँ के सरकारों के बीच था। जब सोवियत संघ ने इस पे ज़्यादा प्रभावी रूप से कार्य करना शुरू कर दिया और इस पे बहुत ज़्यादा कड़े नियम लगा दिए, जिसमें पश्चिमी लोगों को पूर्वी लोगों में आने के लिए या पूर्वी क्षेत्र में आने के लिए सख्त मनाही कर दी गई। उन्हें बैन कर दिया गया कि कोई भी पश्चिमी लोग या पश्चिमी वर्ग का व्यक्ति जो अमीर है और जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धन है वो पूर्वी क्षेत्रों में नहीं आ सकते हैं। इसको देखते हुए अमेरिका समझ गया कि अब पश्चिमी जर्मनी जो है वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी को भी 2 भागों में बांट दिया था। जहां एक क्षेत्र में वो अपने सैनिकों को रखता था, उस क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया और वहां से अपने जितने भी सैनिक और जितने भी गतिविधियां था उसे खत्म कर करके वापस वो लोग अपने अपने देश जाने लगे। जिसके बाद पश्चिमी क्षेत्र जो था वो पूरी तरह खाली होने लगा और मात्र वहां जर्मनी के लोग रहने लगे। इस तरह से जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी के अंदर जो बंटवारा था और जो बदलाव था ये लगातार देखने को मिलने लगा। इसके साथ ही साथ एक अलग और चीज़ होता है कि पूर्वी जो क्षेत्र था वो कुछ समय तक तो सोवियत संघ के अधीन रहा, लेकिन इससे सोवियत संघ को हानि होने लगा, क्योंकि सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही थी। और इसी को देखते हुए पूर्वी क्षेत्र के जितने भी लोग थे या जितने भी समुदाय थे वो लगातार USSR से मदद मांग रहे थे, रोजगार मांग रहे थे, काम मांग रहे थे, धन मांग रहे थे, लेकिन वो इसमें देने से हिचक रहे थे। अंततः सोवियत संघ ने भी पूर्वी क्षेत्र के जो जर्मनी का भाग था या बोल सकते हैं जो बर्लिन का भाग था उसे छोड़ दिया और उसे छोड़ करके वे लोग दरकिनार कर गए। जिसके बाद पूर्वी लोगों ने सरकार पर, जो पूर्वी सरकार थी, जो पूर्वी जर्मनी की सरकार थी, उस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया और उस पर दबाव बनाने के बाद यह आह्वान किया कि हमारे लिए पश्चिमी क्षेत्र का जो दरवाज़ा है उसे खोला जाए, क्योंकि हम वहाँ जाना चाहते हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं। इसे देखते हुए पूर्वी सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा और पूर्वी जर्मनी ने अंततः अपने सभी नियम कानून को ताक पर रख करके उन्हें पश्चिमी क्षेत्र में जाने के लिए अनुमति दे दिया, जिस पर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों का जो प्यार था पूर्वी क्षेत्रों के लिए वो देखने को मिला। हाँ, दोनों सरकार के बीच टकराव तो दिख रहा था, लेकिन ये टकराव सिर्फ सरकार के बीच था, ना कि वहाँ की जनता के बीच। इसलिए जनता ने इसका खुलकर समर्थन किया और इस दीवार को अंततः 9 नवंबर 1990 में यानी 9 नवंबर 1989 में गिरा दिया गया। इस दीवार के गिरने के बाद ही इसका कुछ अवशेष अभी भी है, जिसे लोग एक तरह से कंक्रीट ऑफ वॉल या बोल सकते हैं इसे आप एक कलंक मानते हैं। इस तरह से जर्मनी का 2 विघटन जो हुआ था वो धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। अंततः जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया और यहाँ से जर्मनी ने फिर से अपने आप को संयुक्त रूप से चलाना शुरू किया। देखिए, इस पूरे बदलाव में और पूरे हुआ था घटना होता जिसमें जर्मनी और बर्लिन का जो 2 टुकड़ा हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्थिक क्षति भी हुआ था, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र पहले से बहुत कमज़ोर था और बहुत गरीब था। और जब ये बंटवारा हुआ तो वहाँ के लोग और ज़्यादा भूखमरे होकर मरने लगे। वहाँ बेरोजगारी तो बढ़ी रही थी, लेकिन इसकी संख्या अब 4 गुनी हो चुकी थी। और इसीलिए पश्चिमी जर्मनी ने पूर्वी जर्मनी को 2013 के आंकड़ों के तहत वहाँ की बेरोजगारी और वहाँ की गरीबी को मिटाने के लिए लगभग 560 अरब डॉलर देने का बीड़ा उठाया। उन लोगों ने आर्थिक सहायता तो की, साथ में साथ लोगों को रोजगार भी दिया। इस तरह पश्चिमी जर्मनी ने बहुत ऐसे काम किए जिससे पूर्वी जर्मनी के लोगों को सहायता मिले। अभी वहाँ पर बहुत नियम कानून जो है वो बहुत ही सामान्य हो चुका है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। देखिए, इस पूरी घटना को करने वाले व्यक्ति का नाम था या निकितन क्रुश्चेव, जो थे वो तत्कालिक सोवियत संघ के अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस नियम को लागू किया था रातों रात। और इस तरह से बर्लिन का 2 तरह से विघटन हो गया था और इसी कारण बर्लिन के दीवार को गिराया गया था, ताकि बर्लिन के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को वापस जोड़ा जा सके। जब बर्लिन का दीवार नहीं बना था उससे पहले लगभग 25 लाख लोग जो थे वो लगातार क्या कर रहे थे, पूर्वी भाग को छोड़ करके पश्चिमी भाग में जा रहे थे, जिसके कारण 30% आबादी जो था वो पूर्वी क्षेत्र का खत्म हो गया था। इसीलिए सोवियत संघ के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे या जो मेन
नेता थे उन्होंने इसमें कड़ा कानून लगाया था और इसी के तहत बर्लिन की दीवार बनाई गई। निकिता क्रुश्चेव जो थे वो बहुत ही कड़क मिजाज के थे। उन्होंने बर्लिन के लोगों को, खास करके जो पूर्वी क्षेत्र में लोग थे, उन्हें यह हिदायत दे दी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति पश्चिमी क्षेत्र में जाते हुए पकड़ाता है तो उसे मौत की सजा होगी। इस तरह से बर्लिन का जो पूरा क्षेत्र था वो 2 गुटों में बढ़ चुका था, लेकिन अंततः इसे समाप्त कर दिया गया और वर्तमान समय में यह दीवार सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी, एक याद के रूप में बनाया गया है। यहाँ के दोनों क्षेत्र के लोग जो है वो आपस में बहुत मिलनसार है और इसी तरह जर्मनी को एकीकृत करके वो चला रहे हैं। देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान चाहे तो माउंटबेटन की भी योजना को लात मार के ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। हमें इन देशों से सीखना चाहिए। आज भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आतंकवाद का है। आज पाकिस्तान की स्थिति खराब है जिससे भारत भी बहुत दुखी रहता है, किंतु यदि पाकिस्तान चाइना के पल्लू को छोड़ करके वापस भारत के साथ एकीकृत हो जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। और अगर वो आतंकवाद की स्थिति को भी बदल दे, आतंकवाद के भी मुद्दे को कुचल दे, तो भारत और पाकिस्तान फिर से एकीकृत हो जाएगा, तो ये फिर से अखंड भारत कहलाएगा। आशा करते हैं बर्लिन की दीवार के समक्ष आपको जितने भी बातें थे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।